आज का अपना टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन। ठीक। तो सबसे पहले बात आती है कि युग्मक कहते किसे हैं। युग्मक कहते किसे हैं। देखिए, अपना टॉपिक है युग्मक जनन। तो सामान्यतः जो युग्मक होते हैं यानी अ, जैसे नर युग्मक और मादा युग्मक। ठीक है। तो युग्मकों का जो जनन है, उनकी जो निर्माण की प्रक्रिया है, उसे हम क्या बोलते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। ठीक है। शुक्राणु व अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया। इसके जो निर्माण की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? युग्मक जनन कहलाती है। तो शुक्राणु क्या है? नर युग्मक है। और जबकि अंडाणु क्या है? मादा युग्मक है। तो इन दोनों के जो निर्माण की प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है? युग्मक जनन कहलाती है, यानी गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। अब बात करते हैं कि जो नर युग्मक है इसका निर्माण कहाँ होता है। तो नर युग्मक का निर्माण होता है वृषण में। और वृषण में भी कहां पर? सेमनीफेरस नलिकाओं में। और जबकि मादा युग्मक है इसका निर्माण कहाँ होता है? ओवरी के अंदर। ठीक है। और दोनों का निर्माण किसके द्वारा होता है कि यहाँ पर एक विशेष प्रकार की एक लेयर पाई जाती है जिसे बोलते हैं हम जननिक उपकला। क्या कहते हैं? जननिक उपकला जिसे कहा जाता है। ये बात हो गई। तो इनका जो निर्माण है यानी शुक्राणु का और अंडे का, दोनों का जो निर्माण है, इनके जो निर्माण की प्रक्रिया है वह क्या कहलाती है? युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। शुक्राणु जो है वो नर युग्मक है और जो अंडाणु है वो क्या है? मादा युग्मक है। इनके स्थान की बात करें तो निर्माण कहाँ होता है नर युग्मक का, शुक्राणु का? वृषण के अंदर, जो कि जहाँ कौन सी चीज होती है? सेमनीफेरस नलिकाएं होती हैं। और जो मादा युग्मक का निर्माण कहाँ होता है? ओवरी के अंदर होता है। ठीक है। अब जो नर युग्मक शुक्राणु है ये कैसा है? गतिशील प्रकार का होता है। गतिशील प्रकार का होता है। जबकि अंडा कैसा होता है? अगतिशील होता है। ठीक है। ये बात हो गई। अब बात करते हैं एक एक करके कि शुक्र जनन और अंड जनन के बारे में। ठीक है। तो शुक्र जनन क्या है और अंड जनन क्या है और किस तरह से जो है इनका निर्माण होता है। देखिए, तो सबसे पहले नर और मादा युग्मक, तो दोनों का निर्माण है। ठीक है। इनके निर्माण की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है? युग्मक जनन कहलाती है। तो शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। और जबकि अन्य जनन के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? oogenesis कहलाती है। ठीक। तो इन दोनों ही चीजों को क्या बोला जाता है? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं।
चाहे हम स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें तो इसके निर्माण की प्रक्रिया भी क्या कहलाएगी, गैमेटोजेनेसिस कहलाएगी। और अंड जनन की बात करें oogenesis की, तो ये इसकी जो पूरी बनने की प्रक्रिया है वो भी क्या कहलाएगी, गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बात करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्पर्मेटोजेनेसिस का जो स्थान है, दोबारा से आ जाते हैं फिर, देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस का, अभी हमने बात की कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया कहाँ होती है, वृषण में। और वृषण में कहाँ पर, सेमनीफेरस नलिकाओं में। तो सेमनीफेरस नलिकाओं में क्या होती है कि मान लो कि ये क्या है, ये टेस्टिस है। और टेस्टिस के अंदर ये क्या होते हैं, लोब्स होते हैं, खंड होते हैं। इनके अंदर क्या होती हैं, बहुत सारी नलिकाएं होती हैं। तो हमने यहाँ पर एक नलिका ली, तो ये हो गई अपनी सेमनीफेरस नलिका। ठीक है, इस सेमनीफेरस नलिका के अंदर एक लेयर पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं जननिक उपकला। क्या कहते हैं इसे, जननिक उपकला इसे कहा जाता है। ठीक है, जननिक उपकला। और इसी सेमनीफेरस नलिका के अंदर एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको हम बोलते हैं सर्टोली सेल। सर्टोली कोशिका। और इन्हीं सर्टोली कोशिकाओं को कहा जाता है मातृ कोशिका या शुक्राणु मातृ कोशिका। ठीक है, क्योंकि ये कोशिकाएं जो यहाँ शुक्राणुओं का निर्माण होता है, स्पर्मेटोजोगोनिया है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हैं, ठीक है, उनको पोषण प्रदान करने का काम करती है। ठीक, तो सर्टोली सेल हो गई। अब ये हो गई अपनी क्या, सेमनीफेरस नल। ये जो पूरी स्ट्रक्चर है ये क्या है, सेमनीफेरस नल का है। सेमनीफेरस नल का। सेमनीफेरस नल का के अंदर क्या है, एक तो जननिक उपकला हो गई और दूसरी हो गई सर्टोली सेल या शुक्राणु मात्र कोशिकाएं। ठीक है, दूसरा कि जिस पर तरह से यहाँ पर ये एक सेमनीफेरस नलिका है, इसी के पास में क्या रहेगी, दूसरी सेमनीफेरस नलिका रहेगी। इसी तरह से यहाँ पर तीसरी सेमनीफेरस नलिका रहेगी, ये पास पास रहती हैं। तो सेमनीफेरस नलिकाओं के बीच में एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। सेमनीफेरस नलिकाओं के बीच में एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनको क्या बोलते हैं हम, लेडिंग सेल कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, लेडिंग कोशिका, जिनका काम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करना। ये चीजें हम पहले भी बात कर चुके हैं इन चीजों के बारे में। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पर जो अपनी स्ट्रक्चर हो गई वो कौन कौन सी हो गई, एक तो सेमनीफेरस नलिकाएं हो गई जो कहाँ है, टेस्टिज के अंदर स्थित होती हैं। ठीक है, और इन सेमनीफेरस नलिकाओं के अंदर, ठीक है, जो सेमनीफेरस नलिका की दीवार है वो इससे आवृत रहती है, जननिक उपकला से अंदर से कवर्ड रहती है। ठीक है, और सेमनीफेरस नलिका के अंदर
एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं, जिन्हें हम सर्टोली कोशिकाएं कहते हैं। सेमनीफेरस नलिकाओं के बीच बीच में एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम लेडिंग कोशिकाएं कहते हैं। और ये लेडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती हैं। ठीक है, अब देखिए यहां से आगे की, देखिए सबसे पहले है स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, तो जो स्पर्मेटोगोनिया है, यह जननिक उपकला से बनती है। किससे बनती हैं? जननिक उपकला से। हमने बात की थी कि सेमिफेरस नलिका के अंदर एक विशेष प्रकार की लेयर थी, जिसे हम जननिक उपकला कह रहे थे। उस जननिक उपकला से ही किनका निर्माण होता है? स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है। ठीक है, और इस स्पर्मेटोगोनिया में बार बार क्या होते हैं? समसूत्री विभाजन होते हैं। क्या होते हैं इसमें? समसूत्री विभाजन। तो इस तरह से ये क्या करती है? अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, संख्या में वृद्धि करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? समसूत्री विभाजन द्वारा। समसूत्री विभाजन द्वारा। तो सबसे पहली चीज तो यह है, यहाँ ध्यान देने वाली बात, कि जो स्पर्मेटोगोनिया है, यहाँ पर जो गुणसूत्र हैं वो कैसे हैं? 2n, यानी ये द्विगुणित अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, यानी गुणसूत्रों के कितने सेट होते हैं इसमें? 2 सेट उपस्थित होते हैं। देखिए, क्लियर? अब इसके बाद क्या होता है? स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया ने सबसे पहले क्या कर लिया? अपनी संख्या में वृद्धि कर ली समसूत्री विभाजन के द्वारा। अब इसमें होता है यहां पर प्रथम मियोसिस हो गया पहला। ठीक है, उसके बाद इसमें होता है प्रथम अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, ये संख्या में वृद्धि करके ये दूसरी चीज, ये बन जाएंगे अब अपनी पोषण प्राप्त करके सर्टोली कोशिका से ये बन जाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, तो ये क्या बन गए? जो स्पर्मेटोगोनिया है, इन्होंने संख्या में वृद्धि की, और संख्या में वृद्धि करने के बाद ये क्या करते हैं? पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, वृद्धि करके, पोषण के द्वारा या वृद्धि करके ये क्या बन जाते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाते हैं। ठीक, अब इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होता है यहां पर अर्धसूत्री। ठीक, अब अर्धसूत्री विभाजन में क्या होगा? कि जो गुणसूत्र हैं उनकी संख्या क्या रह जाएगी? आधी रह जाएगी। तो यहां गुणसूत्रों की संख्या हो जाएगी 2n से n। ठीक, अब इनके अंदर जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, तो ये जो संरचना बनी ये क्या कहलाएगी? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहलाती है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहलाती। ठीक है, अब इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में यहां पर, क्योंकि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से यहां पर क्या बनी? 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गई। अब इनमें होता है यहाँ समसूत्री प्रकार का विभाजन, लेकिन कैसी कोशिका में हो रहा है? ये अगुणित कोशिका में हो रहा है। इसलिए इस विभाजन को बोल देते हैं सम अर्धसूत्री प्रकार का विभाजन। सम
अर्धसूत्री विभाजन। सम अर्धसूत्री विभाजन का मतलब है कि समसूत्री प्रकार का विभाजन तो हो रहा है, लेकिन यहां पर सूत्र कैसे हैं, आधे, यानी एन संख्या है, तो एन से एन यानी अगुणित कोशिका से अगुणित कोशिकाएं यहां पर बन रही हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, सम अर्धसूत्री प्रकार का विभाजन कहते हैं। क्योंकि जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो कैसी है, अगुणित है। तो इस अगुणित कोशिका में क्या हो रहा है, समसूत्री प्रकार का विभाजन हो रहा है, यानी समान प्रकार की कोशिका बन रही है। लेकिन सूत्र कैसे हैं, गुणसूत्र कैसे हैं, आधे, तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, सम अर्धसूत्री प्रकार का विभाजन इसे कह देते। तो इस तरह से यहां पर जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, इससे एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से दो क्या बन गए यहां पर, स्पर्मेटेड बन जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये क्या बन गए, स्पर्मेटेड। देखिए, अभी जो ये स्पर्मेटेड हैं, ये कैसे हैं, अगतिशील अवस्था के रहते हैं, यानी इनमें निषेचन की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, एक स्पर्मेटोगोनिया बनी गन्ने उपकला से। उसके बाद उसमें क्या हुआ, संख्या में वृद्धि की, इन्होंने समसूत्री विभाजन करके, लगातार समसूत्री विभाजन करके ये क्या करती है, स्पर्मेटोगोनिया अपनी संख्या में वृद्धि करती है। ठीक है, और इस स्पर्मेटोगोनिया में, ठीक है, वृद्धि की इसने, और उसके बाद ये क्या बन गई, यहाँ पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गई। तो ये बन गई प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, इस प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में यहां पर हुआ अर्धसूत्री विभाजन, यानी मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। इस अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा गुणसूत्रों की संख्या क्या हो गई, यहां पर आधी आधी हो गई। ठीक है, जिसकी वजह से गुणसूत्रों की संख्या क्या हो गई, यहां पर आधी, यानी एन रह गई यहां। क्लियर। अब इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है, मियोसिस सेकेंड। इस मियोसिस सेकेंड को ही हम क्या बोलते हैं, सम अर्धसूत्री विभाजन। सम अर्धसूत्री विभाजन, यानी अर्धसूत्री प्रकार का क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो गुणसूत्र हैं पहले से ही आधे हैं, और वो आधे आधे ही आगे जा रहे हैं, यानी समान अवस्था में जा रहे हैं। तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, सम अर्धसूत्री विभाजन, या मियोसिस सेकेंड इसको कह देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर जो एक सेकेंडरी स्पर्मेटेड से कितने बनते हैं, दो स्पर्मेटेड बनते हैं। तो यहां पर जो दो सेकेंडरी स्पर्मेटेड थे, इनसे कितने बन गए, चार। अब आगे चल के इनका क्या होता है, यहाँ पर मैचुरेशन होता है, ठीक है, परिपक्वन होता है, जिसके द्वारा एक स्पर्मेटेड से एक स्पर्म का निर्माण होता है। ठीक है, यानी एक स्पर्मेटेड से किसका निर्माण हो रहा है, आगे चल के नीचे क्या होगा, स्पर्म का निर्माण होता है। और ये क्या कहलाएंगे, स्पर्म कहलाएंगे। अब ये जो पूरी प्रोसेस है, ठीक है, जो स्पर्मेटोगोनिया से लेकर के स्पर्म बनने तक की जो पूरी प्रोसेस है, यही क्या कहलाती है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, इससे संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करें हम। देखो, स्पर्मेटोगोनिया क्या है, स्पर्मेटोगोनिया हमने बात की थी कि जननिक उपकला से बनने वाली कोशिका है, यानी जननिक कोशिका होती है। तो ये क्या है, जननिक कोशिका है। इससे बन रही है ये, जननिक उपकला से। जननिक उपकला से इसका निर्माण होता है। दूसरा है सरटोली कोशिका।
सर्टोली कोशिका हुई को ही हम क्या बोलते हैं, शुक्राणु मात्र कोशिका कहा जाता है, या इसी को क्या बोल देते हैं, नर्स सेल, यानी पोषण प्रदान करने वाली कोशिका। ठीक है, क्योंकि ये शुक्राणुओं को ही क्या करती है, पोषण प्रदान करती है, तभी उनकी जो साइज है वो बढ़ती है और उनमें मैचुरेशन यानी परिपक्वन की अवस्था उनमें आती है। इसी को क्या बोल देते हैं हम, स्पर्म मदर सेल कह देते हैं। अब ये स्थित कहाँ होती है सर्टोली सेल, सर्टोली सेल स्थित होती है सेमिनिफेरस नलिका में। कहां पर स्थित होती है, सेमिनिफेरस नलिका में। अगला है लीडिंग सेल। लीडिंग सेल के बारे में हमने बात की थी, लीडिंग कोशिका के बारे में, कि लीडिंग कोशिका कहां पर स्थित होती हैं, टेस्टिज के अंदर जो सेमिनिफेरस नलिकाएं हैं उनके बीच बीच में ये स्थित होती हैं। इस तरह से मान लो कि ये टेस्टिज है। ठीक है, टेस्टिज के अंदर क्या है, ये एक लोब है, और इस लोब के अंदर बहुत सारी ये क्या है, ये सेमिनिफेरस नलिका हो गई, ये सेमिनिफेरस नलिका हो गई। ठीक है, और इन सेमिनिफेरस नलिकाओं के बीच में ही ये जो सेल हैं, ये क्या कहलाएंगी, लीडिंग सेल कहलाती हैं। ठीक है, जिनका काम क्या है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करना होता है। अगला है फिर स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन किसे कहते हैं, दो शुक्राणु, ठीक है, यानी शुक्राणु बन गए, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया चल रही है। तो जब शुक्राणु यानी विकसित हो जाता है, कब विकसित होता है, सर्टोली कोशिकाओं से पोषण प्राप्त करने के बाद। तो सर्टोली सेल से पोषण प्राप्त कर लेता है, और पोषण प्राप्त करने के बाद जब वह बाहर सेमिनिफेरस नलिका में आता है, ठीक है, उसकी ल्यूमन यानी जो सेमिनिफेरस नलिका होती है ये कैसी होती है, अत्यधिक कुंडलित होती है। सेमिनिफेरस नलिकाएं कैसे होती हैं, ये अत्यधिक कुंडलित होती है, इस तरह से काफी सारी कुंडलित होती हैं, और लास्ट में आकर के क्या बनाती हैं, एक सीधी नलिका बनाती हैं। ठीक है, तो जो इनका सीधा वाला भाग है, ठीक है, तो इसकी जो ल्यूमन है, जब ये सर्टोली कोशिका के सॉरी सेमिनिफेरस नलिका के अंदर से पोषण प्राप्त करने के बाद जब शुक्राणु यहाँ आ जाते हैं, इस ल्यूमन में आ जाते हैं, ठीक है, पोषण प्राप्त करने के बाद, विकसित होने के बाद, जब सर्टोली कोशिका के ल्यूमन में आ जाते हैं कौन से, विकसित शुक्राणु, तो इस अवस्था को ही हम क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन कहते हैं। ठीक है, विकसित शुक्राणु का सर्टोली कोशिका से सेमिनिफेरस नलिका में आना क्या कहलाता है, स्पर्मिएशन कहलाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस को दो भागों में बांट दिया गया है। पहला तो हो गया स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, और दूसरा हो गया स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, तो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस का मतलब है कि जो स्पर्मेटोगोनिया थी, जो जन्य उपकला से बन रही थी, वहां से लेकर के स्पर्मेटिड तक का बनना। तो स्पर्मेटिड कैसा था, अगतिशील अवस्था का था। ठीक है, और दूसरी चीज क्या थी, निषेचन की क्षमता नहीं है, इसमें निषेचन की क्षमता यानी अंडे को निषेचित करने की क्षमता इसके अंदर नहीं होती है। ठीक है, यहाँ कहें कि एब्सेंट होती है। अब इस स्पर्मेटिड में निषेचन की जो क्षमता आती है, ठीक है, स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना, स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना, यानी यहां पर क्या हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, एक तो गतिशील हो जाएगा ये, और दूसरा इसमें निषेचन की क्षमता यहां पर आ जाएगी, उपस्थित। ठीक है, तो स्पर्मेटिड में अंडे को निषेचित करने की जब क्षमता आ जाती है, तो उस स्पर्मेटिड को हम क्या बोल देते हैं, स्पर्म कह देते हैं। और स्पर्मेटिड से स्पर्म के बनने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है, स्पर्मियोजेनेसिस कहलाती है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस
और स्पर्मियोजेनेसिस, दोनों को ही सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, यानी शुक्र जनन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एक बार इसको देखते हैं। सबसे पहले हो गया अपना कि जो युग्मक जनन है। ठीक है, दो प्रकार के युग्मक होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। तो पहला है नर युग्मक, जिसे हम शुक्राणु कहते हैं, और मादा युग्मक जिसे हम क्या बोलते हैं, अंडाणु कहते हैं या अंडा कहते हैं। नर युग्मक का जो निर्माण की प्रक्रिया है वो कहलाती है शुक्र जनन, और मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अंड जनन कहलाती है। यानी शुक्र जनन को क्या बोल देते हैं हम, स्पर्मेटोजेनेसिस बोल देते हैं, और अंड जनन को हम क्या बोल देते हैं, oogenesis कह देते हैं। ठीक है, अब जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया है यह कहाँ संपन्न होती है, वृषण या सेमनीफेरस नलिकाओं में संपन्न होती है। ठीक है, अब होता क्या है कि जो टेस्टिज हैं उनके अंदर लोब्स होते हैं, लोब्स के अंदर क्या रहती हैं, सेमनीफेरस नलिकाएं होती हैं। प्रत्येक सेमनीफेरस नलिका अत्यधिक कुंडलित होती है, और जैसे ही ये लोब से बाहर निकलती है तो इसका जो आगे का भाग है वो सीधा हो जाता है। ठीक है, जो अत्यधिक कुंडलित भाग है उसे हम ट्यूबुलाई कॉन्ट्रोटाई बोलते हैं, और जो सीधा भाग है उसे ट्यूबुलाई रेक्टाई कहा जाता है। ठीक है, जो कि इसका ल्यूमन का निर्माण होता है। ये सेमनीफेरस नलिका है। ठीक है, इस सेमनीफेरस नलिका में अंदर एक सिंगल लेयर पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं जननिक उपकला, और यही जननिक कला से निर्माण होता है स्पर्मेटोगोनिया का। ठीक है, जो क्या होती है, शुक्र जन कोशिका होती है। ठीक है, यानी क्या होती है कि जो शुक्राणु को निर्माण करने वाली क्या होती है, जनन कोशिका होती है। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया, उसी से आगे चल के किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का या स्पर्म का निर्माण होता है। ठीक, और इसी सेमनीफेरस नलिका के अंदर एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें क्या बोल रहे हैं हम, सरटोली कोशिका। ठीक है, और इन सब सरटोली कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, और मातृ कोशिका या नर्स सेल कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान ये सरटोली कोशिकाएं शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का काम करती हैं। ठीक है, पोषण प्रदान करके उनको क्या करती हैं, मैच्योर करती हैं। दूसरा, ये जो सरटोली कोशिका सेमनीफेरस नलिकाएं हैं, इन सेमनीफेरस नलिकाओं के बीच बीच में, इन सेमनीफेरस नलिकाओं के बीच बीच में एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं यहां पर पाई जाती हैं, जिनको हम बोलते हैं लीडिंग सेल। ठीक है, मान लो ये सेमनीफेरस नलिका है, ये सेमनीफेरस नलिका है, इनके बीच में क्या पाई जाती हैं, एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम बोलते हैं लीडिंग सेल। ठीक है, और इन लीडिंग सेल का काम होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करना। ठीक, अब देखिए अब होता किस तरह से निर्माण। हाँ, तो सबसे पहले जो जननिक उपकला है उससे किसका निर्माण होता है, स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है। ठीक है, इस स्पर्मेटोगोनिया में सबसे पहले होते हैं समसूत्री विभाजन, यानी संख्या में वृद्धि करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, ये अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, एक से दो, दो से चार, इस तरह से क्या करते हैं, ये चार से आठ स्पर्मेटोगोनिया अपनी संख्या में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। कौन से विभाजन के द्वारा करते हैं, समसूत्री विभाजन के द्वारा ये अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। तो स्पर्मेटोगोनिया में किस प्रकार का विभाजन पाया जाता है, समसूत्री प्रकार का विभाजन पाया जाता है। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक है, ये पोषण और वृद्धि करके, ठीक है, क्या करते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण करते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कह देते हैं। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट का निर्माण हो गया। ठीक, अब इस प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन, जिसे हम बोल देते हैं मियोसिस फर्स्ट, जिसे हम क्या बोल देते हैं, मियोसिस फर्स्ट बोल देते हैं। ठीक है, अब इस स्पर्मेटोसाइट से जो अगली कोशिकाएं बनती हैं वो क्या कहलाती हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहलाती हैं, और ये कैसी हैं, अगुणित प्रकार की होती हैं। तो एक
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनी? दो। ठीक है। अब इन दोनों में आगे चल के क्या होगा, सम अर्धसूत्री प्रकार का विभाजन होता है, यानी एक से दो बनेंगी, लेकिन कैसी बनेंगी? समान कोशिकाएं। इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? समसूत्री विभाजन कहेंगे। लेकिन सूत्रों की संख्या कैसी है? आधी। इसलिए सम अर्धसूत्री नाम यहां पर कहना ज्यादा उचित रहता है। नहीं तो हम क्या बोल सकते हैं? समसूत्री विभाजन भी बोल सकते हैं। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जो विभाजन होता है वो किस प्रकार का होता है? सम अर्धसूत्री प्रकार का विभाजन होता है। ठीक है। अब यहां पर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटेड का निर्माण होता है? दो का। या फिर हम कहें कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटेड का निर्माण हुआ? चार का। ठीक। या फिर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म का निर्माण होता है? चार स्पर्म का निर्माण होता है। क्योंकि यही स्पर्मेटेड आगे चल के यानी इनमें एक जो निषेचन की जब क्षमता आ जाती है, गतिशील हो जाते हैं, तो किसका निर्माण करते हैं? स्पर्म का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, इसको अलग से लिख देते हैं हम, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, ठीक है, दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है। दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है। ठीक है। दूसरा, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से, ठीक है, किसका निर्माण होता है? दो स्पर्मेटेड का निर्माण होता है। और नेक्स्ट है कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, एक प्राइमरी या प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से चार स्पर्मेटेड, या इनको हम कुल बोल सकते हैं, या स्पर्म का निर्माण होता है। ठीक है। ये तो बात हो गई स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। ठीक है। और स्पर्मेटोगोनियम यानी शुक्राणु जनन कोशिकाएं हो गई, सर्टोली सेल, लीडिंग सेल। स्पर्मिएशन किसे बोल रहे हैं? कि जो शुक्राणु विकसित शुक्राणु हैं, सेमनीफेरस नलिका में विकसित होने के बाद वो कहाँ आते हैं? सेमनीफेरस नलिका की ल्यूमन में आ जाते हैं, सर्टोली सेल से निकल करके। ठीक है। और स्पर्मेटोजेनेसिस के दो भाग होते हैं, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस का मतलब है कि स्पर्मेटोगोनिया से लेकर के स्पर्मेटेड बनने तक का सफर। और स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटेड से स्पर्म बनने तक का सफर। ठीक है। अब नेक्स्ट दूसरा युग्मक जनन होता है अपना oogenesis। ठीक है। oogenesis, यहाँ पर जो डायग्राम है वो लिया गया है, एक तरह से मनुष्य के बारे में लिया गया है। ठीक है, कि अंडे का निर्माण किस तरह से होता है। ठीक है। अब सबसे पहले जिस तरह से हमने बात की थी अंडे के बारे में, कि सॉरी शुक्राणु के बारे में, कि जो सेमनीफेरस नलिका थी वहां पर जो स्पर्मेटोगोनिया थी उसका निर्माण किससे हो रहा था? जन्युकोपकला से हो रहा था। इसी प्रकार से अंडे के अंदर भी, ठीक है,
oogenesis का जो स्थान है वो क्या है? ओवरी है, यानी अंडाशय है। अब जो अंडाशय है, अंडाशय के दो भाग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक तो होता है इसका कॉर्टेक्स, और दूसरा होता है मेडुला। तो जो परिधि वाला भाग है वो तो होता है कॉर्टेक्स, ठीक है, और बीच वाला जो भाग होता है वो होता है इसका मेडुला। अब जो कॉर्टेक्स वाला भाग है उसमें अंदर की तरफ एक लेयर पाई जाती है, जिस तरह से हम बात कर रहे थे सेमनीफेरस नलका में। तो ये क्या कहलाती है? जननिक उपकला कहलाती है। ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं हम? जननिक उपकला। और इसी जननिक उपकला से oogonia का निर्माण होता है। जिस तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण हो रहा था, ठीक है, यहां पर जन्य उपकला से किसका निर्माण होता है? oogonia का निर्माण होता है। ठीक है, अब किसी भी फीमेल के अंदर, ठीक है, भ्रूणीय प्रवर्धन के दौरान, ठीक है, यानी फीमेल में या मादा में, मादा में भ्रूणीय प्रवर्धन के दौरान oogonia की संख्या निश्चित हो जाती है। ठीक है, यानी जब फीमेल बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के बाद कोई भी नई oogonia का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, अर्थात मादा भ्रूण में जन्म के बाद नई oogonia का निर्माण नहीं होता है। तो जितनी भी oogonia उनकी संख्या पहले से ही, जन्म से पहले ही क्या हो जाती है? निश्चित हो जाती है। और ये oogenesis की जो प्रोसेस है, oogenesis की प्रक्रिया भ्रूणीय अवस्था से, भ्रूणीय अवस्था में प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, यानी जो oogenesis की प्रोसेस है कब शुरू हो जाती है? जब कोई भी मादा भ्रूण पेट में होती है, माँ के गर्भ में होती है, तभी ये प्रारंभ हो जाती है। तो फिर होता क्या है कि जैसे ही जो फीमेल भ्रूण है वो जन्म लेता है, अगला है मादा भ्रूण के जन्म के बाद यौवनारंभ अवस्था आने पर
यौनारंभ अवस्था आने पर पुनः प्रारंभ होती है, पुनः प्रारंभ होती है। देखिए होता क्या है कि जैसे ही भ्रूणीय बच्चा जो मादा भ्रूण है वह बनता है, ठीक है, तो उसके ओवरी के अंदर जो उगोनिया है, ठीक है, वहां पर जो उगोनिया समसूत्री विभाजन करके पहले अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, ठीक है। अब जो उगोनिया है संख्या में वृद्धि कर ली इन्होंने, उसके बाद यह वृद्धि करके इसमें कन्वर्ट हो जाती है प्राथमिक ऊतक, ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो गई प्राथमिक ऊसाइट। प्राथमिक ऊसाइट बन जाता है और प्राथमिक ऊसाइट में आगे की प्रोसेस शुरू होती है मियोसिस फर्स्ट। तो जब वो विभाजन चल रहा होता है उसी समय बच्चे का हो जाता है जन्म, तो वहां पर ये oogenesis की प्रक्रिया रुक जाती है। अभी बात करेंगे डायग्रामेटिकली कैसे होता है। तो oogenesis की प्रक्रिया जैसे सॉरी oogenesis की प्रक्रिया कहाँ पहुंची, मियोसिस फर्स्ट में पहुंची, प्राथमिक oocyte में। प्राथमिक oocyte सर जी में आवाज जैसे, हाँ जी, ठीक है। आवाज आ रही है। नेटवर्क ऐसी आ रही है कट कट के बीच बीच में बारिश की वजह से। नेटवर्क प्रॉब्लम होगी शायद, थोड़ा बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, सर पूरी आज तरह से नहीं क्लास आ को पा कम रही। रहने दो, आवाज ऐसी आ रही है। चलो कोई दिक्कत नहीं, बस खत्म कर रहे हैं अगले 15 मिनट में, है ना, ज्यादा नहीं लंबी खींचेंगे आज। हाँ, वो साफ भी नहीं दिख रहा है और थोड़ा आवाज भी ऐसी आ रही है। ठीक है, तुमने सबका चुआव तो गलत ही लगाया, बस सोने को टाइम है वो तैयार। ए ना सर परसों जी के दिन ऐसा कुछ नहीं है। गायब हो जाएंगे परसों की तरह। हाँ हाँ, फिर मोबाइल करेंगे आंखें पे तुम्हारे। ओ। ए ना सर जी ऐसा कुछ चलिए सुना है, वो थोड़ा ब्लड टाइप में आ रहा हो, साफ दिख ना पा रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं। देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ लो, इससे है ना, बस अभी थोड़ा थोड़ा सा रह गया है ये, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो मादा भ्रूण में भ्रूणीय अवस्था के दौरान oogenesis की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जबकि नर में क्या हो रहा था कि यौवनारंभ अवस्था आती है, यानी प्यूबर्टी की अवस्था आती है, जब यंग अवस्था आती है तो तब टेस्टिज के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है, जबकि भ्रूणीय अवस्था में ऐसा कुछ नहीं होता है। जबकि मादा के अंदर जो oogenesis की प्रक्रिया, अंडे बनने की प्रक्रिया है, वह भ्रूणीय अवस्था से ही शुरू हो जाती है, लेकिन जैसे ही जन्म हुआ तो जहां चल रही थी oogenesis वहीं पर रुक जाती है। फिर वहां से आगे की प्रोसेस कब शुरू होती है, जब मादा के अंदर यौवनारंभ अवस्था आती है, ठीक है। तो मादा भ्रूण के जन्म के बाद यौवनारंभ अवस्था आने पर पुनः प्रारंभ होती है, ठीक है, oogenesis की प्रक्रिया। अब कैसे होती है, अब उसके बारे में बात करते हैं। देखिए देखिए सबसे पहले हमने बात करी कि जो ऊगोनियम है, ठीक है, ये कहां से बन रही है, जननिक उपकला से। और गुणसूत्रों की संख्या कैसी है इसमें, हम इस 46 की जगह लिखेंगे 2n। कैसी है इसके अंदर, 2n, ठीक है। इसको पहले मैं, चलो इसको ये कर दें जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। 23, 46 इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ जी, तो सबसे पहले जो उगोनियम है, ठीक है, वह किससे निर्माण हो रहा है, उसका जननिक उपकला से उसका निर्माण होता है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन, यानी माइटोसिस। कैसा विभाजन है यहाँ पर, ये समसूत्री। तो समसूत्री विभाजन है, यानी कि जितने 2n है तो यहां पर भी ये क्या है, 2n अवस्था में ही निर्माण होता है। तो ये बन गई डॉटर उगोनियम, यानी ये जो उगोनिया है अपनी संख्या में वृद्धि करके, संख्या में गुणन करके, यानी गुणन अवस्था के द्वारा अपनी संख्या में क्या करती हैं, ये वृद्धि करती हैं, ठीक है। अब यहां पर जो
प्राथमिक प्राइमरी ऊसाइट है, ठीक है। प्राइमरी ऊसाइट जो है, प्राइमरी जो ऊसाइट है वह क्या कर रही है, मियोसिस, यानी अर्धसूत्री विभाजन पहला होता है। अब यहीं पर यह चीज इंपॉर्टेंट है, अर्धसूत्री फर्स्ट, ठीक है। अब यहां तक की जो अवस्था है, ठीक है, ये कब पूरी हो जाती है, जन्म से पहले ही पूरी हो जाती है, ठीक है। यहां तक का जो विभाजन है वो जन्म से पहले तक, जन्म से पहले पूर्ण। तो ऊगोनिया में क्या हुआ, समसूत्री विभाजन हुआ, इसने ने अपनी संख्या में वृद्धि की। यहाँ पर जो ये ऊगोनिया बनी, इसने अपने आकार में वृद्धि की, और अपने आकार में वृद्धि करके क्या बनाया इसने, प्राइमरी ऊसाइट, ठीक है, यानी प्राथमिक ऊसाइट का निर्माण किया। प्राथमिक ऊसाइट के निर्माण तक की प्रक्रिया जन्म से पहले ही हो जाती है। तो प्राथमिक ऊसाइट के बनने तक की जो प्रक्रिया है वो कब पूरी हो जाती है, जन्म से पहले ही। और इस प्राइमरी ऊसाइट में क्या शुरू हो जाता है, अर्धसूत्री विभाजन। लेकिन सेकेंडरी ऊसाइट नहीं बना होता है, ठीक है। तो प्राइमरी ऊसाइट बन गया, और प्राइमरी ऊसाइट में क्या शुरू हो गया, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट शुरू हो गया, ठीक है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है कब तक हो जाती है, जन्म से पहले ही पूरी हो जाती है। और जो अर्धसूत्री विभाजन है, यहां से थोड़ी सी आगे की बात करें हम, कहां पर जाकर के रुकता है, प्रोफेज फर्स्ट में। कौन सी अवस्था में, प्रोफेज फर्स्ट में जाकर के रुकता है। और प्रोफेज फर्स्ट में भी कौन सी अवस्था, डिप्लोटीन, डिप्लोटीन अवस्था में जाकर के रुकता है, ठीक है। ये बात हो गई। ये लिख रहा है आफ्टर प्यूबर्टी। अब इसके बाद जैसे ही यहां तक की प्रक्रिया है, फीमेल का जन्म हो गया, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट शुरू ही हुआ है, प्रोफेज फर्स्ट अवस्था आई है, पहली अवस्था आई है। तो फीमेल का जन्म हो गया। अब फीमेल क्या होती है, एज बाई एज बढ़ती जाती है, और जैसे ही यौवनारंभ अवस्था आती है, तो ये जो प्राइमरी oocyte है, इसमें क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। और जैसे ही यौनावस्था आती है, तो ये प्राइमरी oocyte में वृद्धि होकर के जो अर्धसूत्री विभाजन रुका था प्रोफेज फर्स्ट में, वह आगे बढ़ना शुरू होता है, ठीक है। इसमें आगे क्या होता है, ये विभाजन आगे बढ़ता है, और इसमें विभाजन से क्या बनता है, सेकेंडरी oocyte का निर्माण होता है। पहला अर्धसूत्री विभाजन क्या हो गया, यहां पर कंप्लीट हो गया। गुणसूत्रों की संख्या कैसी रह गई, यहां पर है, ठीक है। और यहां पर कैसी थी, 2n, ठीक। तो यहां पर गुणसूत्रों की संख्या हो गई आधी। लेकिन जो यहां पर अर्धसूत्री विभाजन होता है वह होता है असमान प्रकार का। असमान प्रकार से मतलब है कि एक जो कोशिका बनती है वो तो बड़ी बनती है, और दूसरी कोशिका बनती है वो छोटी बनती है। तो जो बड़ी कोशिका होती है उसमें कोशिका द्रव्य अधिक होता है, और जो छोटी कोशिका बनती है उसमें कोशिका द्रव्य कम होता है। तो जो छोटी कोशिका बनती है उसको हम बोलते हैं पोलर बॉडी। क्या बोलते हैं, पोलर बॉडी। तो ये पोलर बॉडी किसी काम की नहीं होती है, ठीक है। ये आगे चल करके क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अब सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte में आगे चल के विभाजन होता है, लेकिन वो होता है जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, अंडे के साथ क्या होता है, निषेचन होता है, मतलब शुक्राणु जैसे ही प्रवेश करता है अंडे के अंदर, ठीक है। तो उसी समय क्या होता है, इसका विभाजन होता है। तो विभाजन कौन सा होता है इसमें, मियोसिस सेकंड, ठीक है। मियोसिस सेकंड को हम क्या बोल रहे थे, सम अर्धसूत्री प्रकार का विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सम अर्धसूत्री। सम अर्धसूत्री मतलब से क्या मतलब है, हमने बताया था अभी कि गुणसूत्र तो समान समान बटेंगे, ठीक है, लेकिन ये एन कोशिका के अंदर हो रहा है, यानी जिनके अंदर अगुणित गुणसूत्र हैं उनके अंदर हो रहा है, इसलिए इसको हम बोल देते हैं सम अर्धसूत्री, या बोलते हैं इसे मियोसिस सेकंड। तो इससे यहां पर भी जो विभाजन होता है वो असमान प्रकार का होता है, ठीक? और
एक कोशिका में तो कोशिका द्रव अधिक होता है और दूसरे में होता है कम, और जिसमें कम होता है इसे बोल देते हैं पोलर बॉडी। अब ये जो पोलर बॉडी है ये क्या कहलाती है? सेकंड पोलर बॉडी। कौन सी पोलर बॉडी कहलाती है? सेकंड पोलर बॉडी। और जबकि यहां वाली क्या थी? ये फर्स्ट पोलर बॉडी जो पहले बनी थी। तो अब फर्स्ट पोलर बॉडी कब बनती है? सेकेंडरी ऊसाइट बनते समय। और किससे बनती है? प्राइमरी ऊसाइट में विभाजन से, यानी अर्धसूत्री विभाजन से क्या बनती है? पहली पोलर बॉडी बनती है। और सेकेंडरी ऊसाइट में मियोसिस सेकंड होने पर क्या बनती है? सेकंड पोलर बॉडी का निर्माण होता है। ठीक है। और ओवम का निर्माण किससे होता है? अंडे का निर्माण किससे होता है? सेकेंडरी ऊसाइट से होता है। ठीक है। तो ये चीज यहां पर याद रखने की है। अब देखो, यहां पर दो चीजें पूछी जाती हैं कि अंडोत्सर्ग के समय, ठीक है, अंडोत्सर्ग के, हाँ जी, क्या हुआ? ये तो ना होता चिपक रहे हैं बार बार। गाय, भैंस, भेड़, बकरी में अंडोत्सर्ग, माइक बंद कर लीजिए। सर क्लास नहीं दिख रही। नहीं दिख रही? नहीं दिख रही। अरे साहब क्यों? पहले तो मैं किसी की समस्या सुनो। क्या हो बेचारी गया? बहुत नेटवर्क चल, परेशान नेटवर्क इश्यू है सर। चलो बस 5 मिनट और। है। दीप्ति के महुरे पड़ रहे साहब। म्यूट कर लीजिए अपने बात, मैं 5 मिनट पढ़ और म्यूट कीजिए रही इसे। देखिए, गाय, भैंस और भेड़ बकरियों में अंडोत्सर्ग के समय कौन सी अवस्था में अंडोत्सर्ग होता है? सेकेंडरी oocyte की अवस्था में अंडोत्सर्ग होता है। ठीक है। और जो सेकेंडरी oocyte है, यहां का जो विभाजन है वह मेटाफेज सेकंड में आकर के रुकता है। और यहां से आगे का जो विभाजन है वो शुरू होता है कब? जब निषेचन हो जाता है उसी समय। ठीक है। तो सेकेंडरी oocyte में जो मियोसिस सेकंड चलता है, तो मियोसिस सेकंड जो कंप्लीट होता है, ठीक है, वो कौन सी जगह पर आकर के रुक जाता है? मेटाफेज सेकंड में आकर के रुक जाता है। और यहां से आगे का जो विभाजन है वो कब पूरा होता है? जैसे ही निषेचन हो जाता है उसके तुरंत बाद ये मियोसिस सेकंड कंप्लीट होता है। ठीक है। इस डायग्राम को और समझ लीजिए एक बार। हमने अभी बात की थी oogenesis में सबसे पहले क्या हो रहा था? ऊगोनियम है, ठीक है, और ऊगोनियम से क्या बनते हैं? प्राइमरी oocyte बनते हैं। और प्राइमरी oocyte कौन सी अवस्था में आकर के अटक जाता है? इसमें जो विभाजन होता है प्रोफेज फर्स्ट में आकर के रुक जाता है। कौन सी अवस्था में आकर के रुक गया? प्रोफेज फर्स्ट में आकर के रुक गया। ठीक है। और ये यहां तक का जो विभाजन है वो कब हो रहा है? जन्म से पहले। जन्म से पहले। अब जैसे ही यौनारंभ अवस्था आती है, ठीक है, तो यौनारंभ अवस्था आने पर इस प्राइमरी oocyte में जो विभाजन रुका था कहां पर? प्रोफेज फर्स्ट में। तो प्रोफेज फर्स्ट से आगे क्या हो जाता है? अर्धसूत्री विभाजन पूरा। अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस फर्स्ट क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। कब हो रहा है ये? यौनारंभ अवस्था आने पर।
यौनारंभ अवस्था आने पर जो प्रोफेज फर्स्ट में मियोसिस फर्स्ट अटका हुआ था वह विभाजन पूरा हो जाता है और यहां पर किसका निर्माण होता है, सेकेंडरी oocyte का निर्माण होता है। सेकेंडरी oocyte का निर्माण होता है और ये सेकेंडरी oocyte कैसे हैं, अगुणित, यानी इसमें गुणसूत्रों की संख्या कैसी है, एन, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन हो गया। तो एक प्राइमरी oocyte से कितनी बनी, दो सेकेंडरी oocyte बनी, इनमें से एक तो बड़ी बन गई, जिसे हमने बोल दिया सेकेंडरी oocyte। जो दूसरी बनी अगुणित कोशिका उसको हमने बोल दिया फर्स्ट पोलर बॉडी, उसको हमने क्या बोला, फर्स्ट पोलर बॉडी। ये किसी काम की नहीं रहती और आगे चल करके क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ठीक है, अब सेकेंडरी oocyte में यहां पर मियोसिस सेकंड प्रारंभ होता है। मियोसिस सेकंड, या इसको बोलते हैं अर्धसूत्री सेकंड प्रारंभ होता है। ठीक है, तो प्रारंभ हो गया, विभाजन शुरू हो गया, लेकिन यह विभाजन भी जिस तरह से प्रथम विभाजन रुक गया था इसी तरह से अर्धसूत्री विभाजन सेकंड भी मेटाफेज सेकंड अवस्था में जाकर के रुक जाता है। मेटाफेज सेकंड अवस्था में रुक जाता है। अब इसके बाद जैसे ही निषेचन होता है, निषेचन के बाद सेकेंडरी oocyte में यह विभाजन कंप्लीट होता है और अंडे का निर्माण हो जाता है। तो यहां पर जो दो चीजें याद रखनी है, एक तो पहला विभाजन कहां पर रुक रहा था, प्रोफेज फर्स्ट में रुक रहा था, जिसे हम बोल रहे थे फर्स्ट अरेस्ट। और दूसरा अर्धसूत्री विभाजन रुक रहा है कहां पर, मेटाफेज सेकंड में, इसे बोलते हैं सेकंड अरेस्ट। ठीक, अब यहां पर देखो दूसरी तरफ है ओवुलेशन, जो अंडोत्सर्ग है गाय भैंस भेड़ बकरियों में, ये कौन सी अवस्था में होता है, मेटाफेज सेकंड वाली अवस्था में होता है, यानी सेकेंडरी oocyte अवस्था में क्या होता है, अंडोत्सर्ग होता है। तो गाय भैंस में जो अंडोत्सर्ग होता है वह जो oocyte है उसकी कौन सी अवस्था में होता है, सेकेंडरी oocyte अवस्था में, यानी मेटाफेज सेकंड अवस्था में होता है। और जैसे ही ये अंडे के पास पहुंचता है अंडो शुक्राणु, तो आगे का विभाजन इसका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, जबकि जो घोड़ी और कुतिया है उसमें जो अंडोत्सर्ग होता है वो प्राइमरी oocyte अवस्था में होता है। ठीक है, देखो तो इस तरह से लिख सकते हैं, घोड़ी और कुतिया में अंडोत्सर्ग प्राइमरी oocyte अवस्था में होता है, प्राइमरी oocyte अवस्था में होता है। जबकि अधिकांश जानवरों में, जबकि अधिकांश जानवरों में सेकेंडरी oocyte अवस्था में, सेकेंडरी oocyte अवस्था में होता है। ठीक है, तो घोड़ी में तो हो गया प्राइमरी oocyte अवस्था में, और घोड़ी जबकि अन्य जानवरों में क्या हो गया, सेकेंडरी oocyte अवस्था में होता है। ठीक है, oogenesis में
एक oogonia से, एक oogonia से एक अंडे का निर्माण होता है। ठीक है। दूसरा, oogenesis में 2 से 3 पोलर बॉडी, 2 से 3 पोलर बॉडी बनती हैं। प्रथम पोलर बॉडी कब बनती है? प्रथम पोलर बॉडी मियोसिस फर्स्ट के दौरान बनती है। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट के बाद, और साथ में किसके साथ में? सेकेंडरी ऊसाइट के साथ, सेकेंडरी ऊसाइट के साथ। और द्वितीय पोलर बॉडी मियोसिस सेकंड के दौरान बनती है, मियोसिस सेकंड के बाद, और किसके साथ? अंडे के साथ, अंडे के साथ बनती है। ठीक है। और तृतीय, यानी जो कि कभी कभी बनती है, तृतीय पोलर बॉडी कभी कभी प्रथम पोलर बॉडी में, बॉडी में विभाजन के बाद, विभाजन से बनती है। ठीक है। और ये बाद में सभी पोलर बॉडी सभी पोलर बॉडी नष्ट हो जाती हैं। ठीक है। तो ये होता है पूरा oogenesis के बारे में। ठीक है। तो यहाँ याद रखने वाली बात यही है कि सबसे पहले जो oogonia बनती है वो जन्य उपकला से बनती है, और जो oogenesis की प्रोसेस है वह भ्रूणीय अवस्था के दौरान ही प्रारंभ हो जाती है। ठीक है। अब जो oogonia में विभाजन चल रहा है वो शुरू से ही प्रारंभ हो जाता है, लेकिन जैसे ही जन्म लेता है भ्रूण, ठीक है, तो वहां पर जो प्रथम विभाजन चल रहा था मियोसिस फर्स्ट, वो क्या हो जाता है? रुक जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ तक का विभाजन है कब हो गया? जन्म से पहले ही हो जाता है। ठीक है। और प्रोफेज फर्स्ट में आकर के ये विभाजन रुक गया। अब बच्चा जन्म बड़ा होगा धीरे धीरे और यंग अवस्था में आएगा, प्यूबर्टी में आएगा, तो उस समय फिर यहाँ से आगे का विभाजन प्रारंभ होता है। और ये प्राइमरी ऊसाइट से आगे क्या बनती है? सेकेंडरी ऊसाइट बनती है। ठीक है। तो मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है। मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट कब होता है? प्यूबर्टी अवस्था आने पर। दूसरा, कि जैसे ही मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ सेकेंडरी ऊसाइट बन गई, और सेकेंडरी ऊसाइट में विभाजन शुरू होता है मियोसिस सेकंड, यानी अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। लेकिन यह भी कौन सी अवस्था में जाकर के अटक जाता है? मेटाफेज सेकंड में जाकर के रुक जाता है। और जैसे ही अंडे के पास शुक्राणु आता है, निषेचन होता है, निषेचन हुआ नहीं है तो उससे जस्ट पहले क्या बनता है? इससे एक समसूत्री विभाजन होता है, इसमें एक पोलर बॉडी निकल जाती है, दूसरा अंडा बन जाता है, और अंडे के साथ ही तुरंत में शुक्राणु का निषेचन हो जाता है और जायगोट का निर्माण होता है। ठीक है। तो ये बात होती है किसमें? oogenesis के बारे में। जो घोड़ी और कुतिया है उनमें इस प्राइमरी oocyte की अवस्था में ही अंडोत्सर्ग हो जाता है। ठीक है। और जबकि अन्य सभी जानवर हैं
उनमें इस वाली अवस्था में यानी सेकेंडरी oocyte की अवस्था में क्या होता है, अंडोत्सर्ग होता है। ठीक है, यहाँ पर स्पर्म दिखाई दे रहा है, तो इसी समय क्या हो जाता है, इसका अंडोत्सर्ग हो जाता है। और जैसे ही शुक्राणु इसके संपर्क में आता है, यह सेकेंडरी oocyte में जो मियोसिस सेकेंड है वह कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इस तरह से अपना गैमेटोजेनेसिस यानी स्पर्मेटोजेनेसिस और ooजेनेसिस दोनों ही कंप्लीट होते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।